अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का एहसान है, मैं भी खैरियत से हूं और आप लोगों की खैरियत के लिए दुआगो हूं। अजीज तलबा, जो चीज़ मैंने थंबनेल पर लिखकर दिखाई है, वीडियो के सामने जो होती है तस्वीर, उसको हम थंबनेल कहते हैं। थंबनेल में मैंने लिखा हुआ है कि जी एक ऐसी ज़बरदस्त टेक्निक जिससे अंग्रेजी का पर्चा बना मीठा हलवा। आप इस बात पर मुस्कुरा रहे होंगे, हंस रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि अंग्रेजी जैसी मुश्किल जुबान मीठा हलवा कैसे बन सकती है। तो अजीज तलबा, अगर इंसान कोशिश करे, मेहनत करे, थोड़ी सी टेक्निक के साथ चले, तो मैं समझता हूँ अंग्रेजी क्या, दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी मीठा हलवा बन सकती है। खैर, ये मैंने आप लोगों को सिर्फ इस वीडियो की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ही बात नहीं की है, बल्कि मैं वाकयातन आपको आज एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं कि जिससे आपके लिए अंग्रेजी का कोई भी लेसन हो, कोई भी असाइनमेंट हो, उसको हल करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अजीज तलबा, आज हम ये करने लगे हैं कि बाकी जो द डाइंग सन के बाकी मांदा जो पैराग्राफ रहते हैं, मैंने उन पैराग्राफ्स को अच्छी तरह रीड ज़ाहिर करके आप लोगों के लिए हर पैराग्राफ में से सवालात बना दिए हैं। अब इन सवालात में एक्सरसाइज वाले सवालात भी शामिल हैं और ऐसे भी तमाम सवालात शामिल हैं कि जिनके पेपर में आने का खदशा है कि आपके ज़्यादातर सवालात तो एक्सरसाइज में से ही आ जाते हैं। 90% सवालात तो हर लेसन की एक्सरसाइज में से ही पेपर में आ जाते हैं, लेकिन 10% चांस है कि कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसके बारे में ज़ाहिर सबक में तो लिखा हुआ है लेकिन शायद वो एक्सरसाइज में ना हो। तो हर पैराग्राफ को रीड करने के बाद उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को सवालात और जवाबात की सूरत में आपके सामने पेश किया जा रहा है। इन सवालात में मैंने बताया एक्सरसाइज वाले भी होंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा कोई इतने ज़्यादा नहीं हैं। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें सारा सबक भी पैराग्राफ वाइज समझ आ जाएगा। हम एक्सरसाइज के सवालात को भी तैयार कर लेंगे और ऐसे भी तमाम सवालात को तैयार कर लेंगे कि जो एक्सरसाइज में तो नहीं है लेकिन जिनके आने का खदशा मौजूद है। तो आइए हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ। मैंने 3 पैराग्राफ्स आपको लास्ट टाइम समझा दिए थे, आज हम पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ जाएंगे। तो इस पैराग्राफ में जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने एक सवाल की सूरत में आपके सामने रख दिया है और इसमें मैंने तरतीब का खास ख्याल रखा है कि जो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट पैराग्राफ में आए उसको पहले डिस्कस करूं, जो दरमियान में है वो दरमियान में होगा और जो आखिर में है उसको मैं एंड पे डिस्कस करूं। तो चौथे पैराग्राफ में सबसे ऊपर जो पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे पहला पॉइंट है, वो सवाल की सूरत में कुछ यूं है, डू द प्लैनेट्स हैव वार्मथ ऑफ देयर ओन? क्या सैयारों की अपनी कोई हरारत होती है? तो जरा जवाब देखिएगा। इन द बिगिनिंग, शुरू में, दी ब्रोकन पीसेस ऑफ सन, सूरज के टूटे हुए टुकड़ों में, वर एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा गर्म थे। यानी शुरुआत में जो टुकड़े सूरज से टूटे थे वो बहुत ज्यादा गर्म थे। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, दे बिकेम कूलर, वो ठंडे होते चले गए। नाउ देयर वार्मथ इज कमिंग ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द सन, अब उनकी हरारत, अब उनकी गर्मी तकरीबन सारी ही सूरज से आ रही है। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि एक आवारा सैयारा सूरज के, एक आवारा सितारा सूरज के साथ में आ गया, सूरज के करीब आ गया, उसने सूरज की सतह पर कुछ लहरें बनाई, लहरें एक चट्टान बन गई। जब उस सितारे ने दूर जाना शुरू किया तो वो चट्टान टुकड़ों में बट गई और उन
टुकड़ों ने सूरज के गिर्द ही घूमना शुरू कर दिया। हमारी जमीन भी इन टुकड़ों में से एक थी। इन तमाम टुकड़ों को सैयारे कहा जाता है। और आज का पॉइंट ये है, पैराग्राफ नंबर 4 का पहला पॉइंट, कि क्या उन टुकड़ों की अपनी कोई हरारत है? तो जवाब है कि जी शुरू शुरू में वो भी ज़ाहिर है सूरज के गिर्द घूम रहे थे तो बड़े गर्म थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते चले गए। और अब उनमें जितनी भी हरारत है, अगर है, तो वो सूरज से ही आ रही है, उनकी अपनी कोई हरारत नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हो गए। अगला जो पैराग्राफ नंबर 4 का पॉइंट है वो क्वेश्चन की सूरत में कुछ यूं है, और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये सवाल आपकी एक्सरसाइज में भी मौजूद है। तो आप अगर इसको तैयार करेंगे तो आपको सबक का इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझ आ जाएगा और आपका एक एक्सरसाइज का सवाल भी तैयार हो जाएगा। जरा सवाल देखिएगा। राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ। जमीन पर जिंदगी की शुरुआत पर एक नोट लिखें। यानी हमने ये बताना है कि जमीन पर जिंदगी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, ये हमने बताना है। तो जवाब जरा देखिएगा। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द अर्थ वॉज एक्सट्रीमली हॉट, जमीन बहुत ज्यादा गर्म थी। लाइफ बिगेन ऑन इट व्हेन इट्स टेम्परेचर गॉट मॉडरेट। लाइफ इस पर उस वक्त शुरू हुई, जिंदगी इस पर उस वक्त शुरू हुई जब जमीन का दर्जा हरारत मॉडरेट हो गया, यानी कि मोतदिल हो गया, यानी कि दरमियाना हो गया। वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते, हाउ, कैसे, व्हेन, कब, और वाई, या क्यों, दिस हैपेंड, ये हुआ। कहते हैं जी हम नहीं जानते कब, क्यों, कैसे ये हुआ। लाइफ स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। जिंदगी सादा जानदारों में शुरू हुई। हुज पावर कंसिस्टेड, जिनकी ताकत मौजूद थी। कहां पर मौजूद थी? चीफली इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस, ज्यादातर उनकी सलाहियत में कि वो अमले तौलीद कर सकें, अपनी अफजाइश नस्ल कर सकें, अपने आप की बढ़ोतरी कर सकें। अब जरा आप सारे जवाब की तरफ चलिएगा। कहते हैं जी कि शुरू शुरू में जमीन भी बहुत गर्म थी, लेकिन इस पर जिंदगी तब शुरू हुई जब जमीन का दर्जा हरारत कुछ मोतदिल सा हो गया, दरमियाना सा हो गया, और फिर इसने बहुत ही सादा जानदारों को जन्म दिया। और ये जानदार सिर्फ एक ही काम उस वक्त कर सकते थे, ये अपने जैसे दूसरे जानदार पैदा कर सकते थे। ना ये जानदार कुछ सोच सकते थे, ना इनके दिलों में कोई ख्वाहिशात थी, ना कोई मकासद थे, ना इनका कोई मजहब था, ना इनकी कोई ज़ात थी। इनका सिर्फ एक ही काम था जो इनको जिंदा जानदारों की फहरिस्त में खड़ा करता था, लाता था, और वो काम था अपने जैसे जानदारों का पैदा करना। डियर स्टूडेंट्स, अब इसी पैराग्राफ में जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरा वो भी सुन लीजिए। वो भी एक क्वेश्चन की शक्ल में है। व्हाट इज द फाइनल कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? जमीन पर जिंदगी की पेचीदा शक्ल क्या है जो हतमी है? यानी इसको इस तरह बना लें, ये इस तरह से होगा, जमीन पर जिंदगी की हतमी पेचीदा शक्ल क्या है? यानी जिंदगी, पिछले सवाल में पढ़ा था कि जिंदगी शुरू तो सादा जानदारों से हुई। अब सवाल है कि जी वो तो सादा थे, जमीन पर फिर फाइनल पेचीदा शक्ल क्या सामने आई? तो जवाब है लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ इन अ वेरी सिंपल फॉर्म। ये हम पढ़ चुके हैं। जिंदगी जमीन पर बहुत ही सादा शक्ल में शुरू हुई। ग्रेजुअली इट बिकेम कॉम्प्लेक्स, आहिस्ता आहिस्ता ये पेचीदा होती चली गई। फाइनली इट हैज गिवन बर्थ टू लिविंग बीइंग्स, आखिरकार इसने
उन जानदारों को जन्म दिया whose lives are largely centered in their feelings, जिनकी जिंदगियों का महवर है, जिनकी जिंदगियां घूम रही हैं किन चीजों के गिर्द? इन देयर फीलिंग्स, एहसासात, एंड एम्बिशंस, मकासद, देयर सेंसेस ऑफ ब्यूटी, उनकी जमालियाती हिस्सें, देयर रिलीजन्स, उनके मजाहिब। तो सारे सवाल का जवाब कुछ इस तरह से बनेगा कि जी जिंदगी जमीन पर बहुत ही सादा शक्ल में शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता ये पेचीदा होती चली गई, बिल आखिर इसने एक ऐसे जानदारों को जन्म दिया जिनकी जिंदगियों का महवर था उनके एहसासात और मकासद, उनकी जमालियाती हिस्सें जो होती हैं, उनसे मुराद ये होता है कि खूबसूरती को सराहने की हिस्स, खूबसूरती को महसूस करने की हिस्स, और उनके मजाहिब। जाहिर है ये हम इंसानों की तरफ इशारा है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं, हम महसूस करते हैं, हमारे मकासद हैं, हमारे मजाहिब हैं, हम खूबसूरती को महसूस करते हैं, खूबसूरती को सराहते हैं। तो ये हुआ एंड ऑफ पैराग्राफ नंबर 4। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स पैराग्राफ नंबर 5 ऑफ द डाइंग सन। आइए अब हम पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें जो पैराग्राफ है ये जरा लंबा है पैराग्राफ पूरे लेसन का, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ज्यादा हैं, और इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपकी एक्सरसाइज का एक सवाल भी है। वाई इज द यूनिवर्स ऑफ विच अवर अर्थ इज अ पार्ट सो फ्राइटनिंग, हमारी कायनात जिसका एक हिस्सा हमारी जमीन भी है इतनी ड्राउनिंग क्यों है? गिव एज मैनी रीजंस एज यू कैन, आप जितने दलाइल दे सकते हैं दीजिए। यानी हमने बताना है कि ये कायनात जिसका एक हिस्सा हमारी जमीन भी है इतनी ड्राउनी क्यों है, इससे हमें डर क्यों लगता है? तो इसका जवाब है वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज, हम कायनात को खौफनाक पाते हैं क्योंकि ऑफ इट्स डिस्टेंसेस दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड, इसके फासलों की वजह से जिसको हम नहीं समझते, ऑफ इट्स अनइमेजिनेबल स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, इसकी नाकाबिले तसव्वुर वक्त की वुस्अतें, यानी ये कायनात पता नहीं कब से है, कब तक रहेगी हमें कोई पता नहीं, और ये सोच सोच के ही हमें खौफ आता है कि यार इसकी कितनी पुरानी हिस्ट्री है और हमारी तो इसके सामने कोई हैसियत ही नहीं, हम तो कल के बच्चे हैं इस कायनात के सामने। तीसरा पॉइंट है कि जी कायनात क्यों डरावनी लगती है। वी डिड नॉट फाइंड लाइफ एनीवेयर एक्सेप्ट ऑन अर्थ, हमें जमीन के अलावा और पूरी कायनात में कहीं भी जिंदगी नजर नहीं आती, हम जिंदगी को नहीं पाते, हमें नहीं पता कभी चला कि जी सैयारा मरीख पर भी इंसान रहते हैं, सैयारा प्लूटो पर भी हमारी जैसी जिंदगी मौजूद है, ये हम कहीं भी नहीं पाते। उसके बाद पॉइंट है ऑफ द लिटलनेस ऑफ अवर अर्थ एज कंपेयर टू द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, हमारी जमीन के छोटेपन की वजह से कि जब हम इसका पूरी कायनात के हुजम से मुआवजा करते हैं, तो अब आपको पता चला अजीज तलबा कि हमें ये कायनात डरावनी क्यों नजर आती है, हमें इससे खौफ क्यों आता है। सबसे पहले तो हम इसके फासलों को समझ नहीं सकते, पता नहीं ये कितनी वसी है, हम इसके वक्त को नहीं समझ सकते, पता नहीं ये कब से है, कब तक रहेगी, हमें जमीन के अलावा पूरी कायनात में अपनी जैसी जिंदगी नजर नहीं आती। हम जब अपने आप को कायनात के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें खौफ आता है। तो इन चारों वजूहात की बिना पे हमें कायनात से खौफ आता है, हमें ये खौफनाक मालूम होती है। अगला इस पैराग्राफ में पॉइंट है डज लाइफ सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ यूनिवर्स, इस कायनात की बनावट में क्या जिंदगी का कोई हिस्सा है? तो जवाब है नो, नहीं। लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स, कायनात की बनावट में जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं। दिस इज बिकॉज लाइफ एग्जिस्ट्स ओनली इन मॉडरेट कंडीशंस, ऐसा इसलिए है कि जिंदगी सिर्फ मोतदिल दर्जा हरारत में, मोतदिल हालात में वजूद में रहती है, मौजूद रहती है, विच आर अवेलेबल ओनली ऑन वन प्लैनेट दैट इज ओवर अर्थ, और इस तरह के हालात सिर्फ एक ही सैयारे पर मौजूद हैं और वो एक ही सैयारा है हमारी सरजमीन, हमारी जमीन। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 5 में,
وہ بھی آپ کی ایکسرسائز کا ایک سوال ہے, اس کو بھی جلدی جلدی وائنڈ اپ کرتے ہیں. What in your opinion should be the conditions necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? Do such conditions generally exist? سوال ہے, آپ کے خیال میں جس طرح کی زندگی کو ہم جانتے ہیں, اگر اس کو دوسرے اجرام فلکی پر, دوسرے آسمانی اجسام پر اگر وجود پانا ہو تو اس کے لیے کون سی شرائط کا, کون سے حالات کا ہونا ضروری ہے, اور کیا عام طور پر اس طرح کے حالات مل جاتے ہیں؟ تو جواب ہے, لائف نیڈ سیوٹیبل فزیکل کنڈیشن فار اٹس اپیرنس. زندگی کو اپنی موجودگی کے لیے مناسب جسمانی حالات چاہیے, مناسب طبعی حالات چاہیے. دی موسٹ امپورٹنٹ آف وچ از ٹیمپریچر. ان میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے جی درجہ حرارت. ایٹ وچ سبسٹانسز کین ایگزسٹ ان اے لیکوڈ اسٹیٹ. یہ درجہ حرارت ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں مادے, جس میں چیزیں مائع حالت میں موجود رہیں. اور طلبہ آپ جانتے ہیں کہ مائع حالت اس وقت ہی ہوتی ہے جب درجہ حرارت درمیانہ ہوتا ہے, کیونکہ اگر درجہ حرارت زیادہ ہو تو مائع ابلنا شروع کر دیتی ہے, گیس بن جاتی ہے. اگر درجہ حرارت کم ہو تو مائع جمنا شروع کر دیتی ہے, وہ سالڈ برف میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو ایسا درجہ حرارت جس میں چیزیں لیکوڈ سٹیٹ میں مائع حالت میں ہوں, ان حالات میں زندگی وجود میں رہ سکتی ہے. ان سمپل ورڈ, سادہ الفاظ میں, لائف ول ایگزسٹ ویئر ٹیمپریچر از مائلڈ. زندگی وہیں ہوگی جہاں درجہ حرارت درمیانہ ہوگا, نیدر ٹو ہائی, نہ زیادہ نہ بہت زیادہ, نیدر نور ٹو لو, اور نہ ہی کم. یعنی درجہ حرارت نہ کم ہو نہ زیادہ ہو, معتدل ہو تو زندگی وجود میں رہ سکتی ہے. اب ہم موو کرتے ہیں جی پیراگراف نمبر 6 کی طرف. اس میں ایک ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ امپورٹنٹ پوائنٹ کوشچن کی صورت میں ہے. یہ کوشچن بھی آپ کی ایکسرسائز میں موجود ہے, آپ اس کو سمجھیں گے, یاد کریں گے تو ایکسرسائز کا ایک سوال یاد ہو جائے گا. وائی از دیئر نو لائف آن دا اسٹارز. ستاروں پر زندگی کیوں نہیں ہے؟ تو جواب ہے, دی اسٹارز آر فائر بالز. ستارے آگ کے گولے ہیں. دے آر ایکسٹریملی ہاٹ باڈیز. وہ بہت ہی گرم اجسام ہیں. لائف ول برن اپ دیر. زندگی تو وہاں جل جائے گی. وائل لائف ریکوائرز مائلڈ ٹیمپریچر ٹو ایگزسٹ. جبکہ زندگی کو وجود پانے کے لیے, وجود میں رہنے کے لیے درمیانہ درجہ حرارت چاہیے. سو دیر از نو لائف آن اسٹارز. لہذا ستاروں پر زندگی نہیں. اب ہم موو کرتے ہیں جی پیراگراف نمبر 7 کی طرف, جو کہ سبق کا آخری پیراگراف ہے. اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ ہم آخری پیراگراف کی طرف جا رہے ہیں. آج ہم اس چیپٹر کو اینڈ کر رہے ہیں سوالات سمیت. یہ ہے جی سوال, ڈیفائن اے ٹیمپریچر بیلٹ. درجہ حرارت کی بیلٹ, درجہ حرارت کا حلقہ کیا ہوتا ہے, اس کو بیان کریں. تو جواب ہے, این ایریا آف مائلڈ ٹیمپریچر از پریزنٹ اراؤنڈ ایچ اسٹار ایٹ اے سرٹن ڈسٹینس. ایک ستارے سے کچھ فاصلے پر درمیانے درجہ حرارت کا ایک علاقہ موجود ہوتا ہے. دس ایریا از نون ایز ٹیمپریچر بیلٹ. اس کو ہم درجہ حرارت کا حلقہ کہتے ہیں یا درجہ حرارت کی بیلٹ کہتے ہیں. لائف کین اونلی ایگزسٹ ان سچ بیلٹ. زندگی صرف اسی طرح کے حلقوں میں وجود میں رہ سکتی ہے. بٹ ان لکیلی, لیکن بدقسمتی سے, سچ بیلٹس آر فاؤنڈ ریئرلی ان اسپیس. اس طرح کی بیلٹیں خلا میں بہت ہی کم پائی جاتی ہیں. تو عزیز طلبہ, یہ آپ کے چیپٹر نمبر 1 کا اینڈ ہوا, ڈینائنگ سن کا. ساتھ ساتھ آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹس ان دا فارم آف کوشچنز بتا دیے گئے ہیں. آپ جب ان سوالات کو تیار کریں گے تو نہ صرف آپ کو پورا سبق سمجھ میں آ جائے گا, بلکہ آپ کو ایکسرسائز کے سارے سوالات بھی یاد ہو جائیں گے. اب سوال یہ رہا کہ جی پہلے 3 پیراگراف کے سوالات کہاں ہیں. تو آپ میرا لیکچر جو پہلے والا ہے آپ اس کو دیکھیں. اس میں میں نے تمام امپورٹنٹ پوائنٹس کو سب ٹائٹلز کی صورت میں ویڈیو میں دے دیا ہے. سب ٹائٹل سے مراد ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ویڈیو میں بندہ بول رہا ہوتا ہے, ویڈیو میں سامنے امپورٹنٹ پوائنٹس انگریزی میں لکھے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, ان کو سب ٹائٹلز کہتے ہیں. آپ میری ویڈیو دوبارہ چلا کر دیکھیے گا, اس میں سب ٹائٹلز موجود ہوں گے, وہاں سے آپ ان کو اچھی طرح سے تیار کر لیجیے گا. نیکسٹ لیکچر تک آپ مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلدی حاضر ہوں گا.